Hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी का स्पेशली. ओके, सो चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमने शुरू किया है जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. सो इकोसिस्टम किसे बोलेंगे, उसके बाद एनर्जी फ्लो कैसा होता है. सो इस चैप्टर में हमें इकोसिस्टम पढ़ना है, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ने हैं इकोसिस्टम के, एनर्जी फ्लो पढ़ना है और वेरियस साइकिल्स पढ़ने हैं. ओके, तो चैप्टर नंबर 14 है हमारा इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. सो ये जो वीडियो है हमारा वो है वन चैप्टर इन वन वीडियो. सो एक ही वीडियो में जो है हम पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे बिकॉज ये चैप्टर जो है वो इजी है. ओके, सो इजी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बाद वो ज़्यादा बड़ा नहीं है. ओके, शॉर्ट है बिकॉज जो मेन जो चैप्टर थे वो हमने खत्म कर दिए. ये जो है वो शॉर्ट है, बहुत ईजी है. ओके, सो मेन मीन्स 80% जो है हमारा जो मेन पार्ट है वो जो है खत्म हो गया है. सो ये जो है वो सिंपल पार्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. सो अगर आपको इकोसिस्टम को समझना है तो सबसे पहले आपको इकोलॉजी जो है ये वर्ड जो आपको समझना पड़ेगा. सो इकोलॉजी मतलब क्या है. सो इको मीन्स जो है वो एनवायरमेंट एंड लॉजी मीन्स उसका स्टडी करना. सो इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. सो इकोलॉजी जो है किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बायोटिक. सो इंटरेक्शन बोले तो इंटर एक्शन मीन्स दोनों के बीच में जो एक्शन होती है उसे हम बोलेंगे इंटर एक्शन. अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसे हम बोलेंगे बायोटिक. सो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसमें जान है ऐसे. ओके, सो इंटरेक्शन इस जो इकोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड देयर फिजिकल अबायोटिक एनवायरमेंट. सो ओके, सो ऑर्गेनिज्म जो है वो है बायोटिक एंड उसके बाद उसका जो एनवायरमेंट है वो है सेकंड जो है वो है एनवायरमेंट उसके सराउंडिंग का वो है अबायोटिक. सो ऑर्गेनिज्म एंड उसके बाद एनवायरमेंट इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलेंगे इकोलॉजी. सो इकोलॉजी इज बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द अबायोटिक एनवायरमेंट मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉन लिविंग मटेरियल एनवायरमेंट. ओके, सो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी अगर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इकोलॉजी. सो इकोलॉजिकल नीचे किसे बोलेंगे. ओके, सो इकोलॉजिकल नीचे. सो द टर्म नीचे वॉज फर्स्ट यूज बाय ग्रीनल इन 1971 के अंदर इसने उसको यूज किया नीचे को. ओके, सो टू एक्सप्लेन द माइक्रो हैबिटल्स. ओके, सो माइक्रो हैबिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो टर्म जो है वो यूज की गई. इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द हैबिटेट. सो हैबिटेट के साथ वो हैबिटेट्स जो है हैबिटेट्स जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते उसके साथ वो कंफ्यूज नहीं था. ओके, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. सो सेकंड, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म इज लिव. सो हैबिटेट क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो लिव मीन्स वहाँ पर रहता है, उसे हम बोलेंगे हैबिटेट. सो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी नीचे एज. सो यहाँ पर 3 एस्पेक्ट है उसके मीन्स जो जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसके जो 3 पार्ट है यहाँ पर. सो फर्स्ट है स्पैटियल और हैबिटेट नीचे, उसके बाद है ट्रॉपिक नीचे एंड है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीचे. ओके, सो हमने देखा कि इकोलॉजिकल नीचे क्या है, फर्स्टली बाय ग्रीनल 1971 के अंदर इसने टर्म यूज की और इट शुड बी कंफ्यूज विथ हैबिटेट. ओके, सो ये नॉट ओके शुड नॉट बी कंफ्यूज, सो कंफ्यूज नहीं था. सो हैबिटल जो है इट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज लिव एंड देयर आर एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीचे. सो 3 एस्पेक्ट है इसके. सो फर्स्ट है स्पैटियल और हैबिटेट नीचे, ट्रॉपिकल नीचे एंड मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीचे. सो फर्स्ट है स्पैटियल और हैबिटेट नीचे. इसमें क्या है, द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म रहता है उसका जो फिजिकल है मीन्स उसकी बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम बोलेंगे स्पैटियल और हैबिटेट नीचे. ओके, सो यहाँ पर एक वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल स्पेस. सो द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्पैटियल और हैबिटेट नीचे. उसके बाद ट्रॉपिक नीचे. द ट्रॉपिक पोजीशन, यहाँ पर क्या है पोजीशन, यहाँ पर क्या था फिजिकल स्पेस, यहाँ पर पोजीशन है मीन्स ट्रॉपिक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म मीन्स वो जो है मीन्स जो एनवायरमेंट है उसमें वो कहाँ पर रह रहा है. यहाँ पर था फिजिकल स्पेस कितना लग रहा है, यहाँ पर था वो कहाँ पर रह रहा है मीन्स उसकी पोजीशन क्या है, ट्रॉपिक पोजीशन, उसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक नीचे. एंड थर्ड है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीचे. इसमें क्या है पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स. सो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स जो है अदर एनवायरमेंट जो फैक्टर है उनके बीच में इसकी पोजीशन कहाँ पर है
उसे हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीचे। यहाँ पर डायमेंशनल कैसे, मल्टी डायमेंशनल है, मीन्स यहाँ पर एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के साथ हम उसकी पोजीशन को माप रहे हैं। ओके, सो ट्रॉपिक नीचे में उसकी उसका पोजीशन, ट्रॉपिक मीन्स एक ऐसा जो यहाँ पर हम बोलेंगे स्पेस और जगह बोलेंगे। ओके, एंड स्पैटियल और हैबिटेट में उसका फिजिकल स्पेस। सो ये हो गए नीचे के 3 टाइप, स्पैटियल और हैबिटेट नीचे, ट्रॉपिक नीचे एंड मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीचे। उसके बाद होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। सो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, इको मीन्स सिंपली आप ध्यान में रखो इसको, एनवायरमेंटल सिस्टम एंड इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के साथ वो क्या हो गए, डिपेंड हो गए एक दूसरे के साथ, उसको डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे कि जो लाइट है मीन्स जो लाइट होता है, उसके बाद होती है ट्रीज। सो ट्रीज क्या होती है, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, एंड उस तरह से यहाँ पर हम बोलेंगे इंटरडिपेंडेंट मीन्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सो इकोसिस्टम इज अ होल बायोटिक कम्युनिटी। सो बायोटिक कम्युनिटी है इन अ गिवन एरिया प्लस इट्स अबायोटिक एनवायरमेंट। सो यहाँ पर बायोटिक मीन्स जिसमें जान है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है इन अ गिवन एरिया, सो स्पेसिफिक एरिया में, एंड इट्स अबायोटिक एनवायरमेंट, एंड उसके जो सराउंड में एनवायरमेंट है वो भी। ओके, सो इकोसिस्टम किसे बोलेंगे, इकोसिस्टम इज अ होल बायोटिक कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया प्लस इट्स अबायोटिक एनवायरमेंट। सो अबायोटिक एनवायरमेंट में क्या आ गया, जैसे कि यहाँ पर वाटर आ गया, उसके बाद यहाँ पर रॉक आ गया। ओके, सो ये हो गए अबायोटिक एनवायरमेंट मीन्स जिसमें जान नहीं है, मीन्स नॉन लिविंग। उसके बाद है इट इज द सिस्टम विच इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द पर्टिकुलर गिवन एरिया। सो ये सिस्टम कैसे, इट इज अ सिस्टम जिसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर गिवन एरिया। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को वो मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ वो कॉम्पिटिशन करते हैं। सो इसमें इंटरेक्शन होता है एंड आल्सो देयर इंटरेक्शन विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट। सो फिजिकल एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मीन्स कैसा, अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो वो क्या हो गया, फिजिकल एनवायरमेंट। ओके, सो फिजिकल एनवायरमेंट मीन्स बारिश, अगर लाइट ज़्यादा आ गया, धूप ज़्यादा है, तो उसके साथ उनको क्या करना पड़ता है, इंटरेक्शन करना पड़ता है, उसे हम बोलेंगे फिजिकल इंटरेक्शन। सो देर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। सो 2 काइंड के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, उसके बाद होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो नेचुरल इकोसिस्टम किसे बोलेंगे, सो दीज इकोसिस्टम ऑपरेट्स अंडर द नेचुरल कंडीशंस विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस ऑफ मैन। मीन्स इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता मीन्स मैन का, और विदाउट जो होता है मेजर इंटरफेरेंस नहीं होता उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वेटिक पॉन्ड, रिवर, लेक, उसके बाद वीटलैंड एंड द ईस्चुरी। सो यहाँ पर क्या होता है, जो होता है मीन्स मेजर यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होता मैन का। सो मैन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, सो फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसे जो है वो नेचर बनाता है। ओके, सो मैन का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। उसके बाद होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो दीज आर मैन इंजीनियर्ड एंड द मेंटेन आर्टिफिशियली। सो मैन ने इसको क्रिएट किया है, उसके बाद ये आर्टिफिशियली मेंटेन होती है by the man by the addition of energy and planned manipulation, example क्रॉसलैंड, उसके बाद एक्वेरियम। सो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस पे क्या रखा जाता है, मीन्स ये कैसे हुई, आर्टिफिशियली इकोसिस्टम होगी। आर्टिफिशियल बिकॉज इसमें क्या है, इंटरफेरेंस है मैन का, मीन्स मैन ने इसको क्रिएट किया है। उसके बाद मैन ही इसको मेंटेन रखता है कि उसके जो एनवायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ पर एडिशन ऑफ एनर्जी करता है, कौन करता है, मैन। ओके, सो फॉर एग्जांपल क्रॉपलैंड्स एंड एक्वेरियम के अंदर, सो जिसमें वाटर के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म को छोड़ा जाता है और उसके अंदर जो है वो मेंटेन रहनी पड़ती है, एनर्जी रखनी पड़ती है, वो मैन रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के 2 टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर बनाता है, आर्टिफिशियल जो इंसान बनाता है और मैन बनाता है। देन फॉर द स्टडी ऑफ एनी इकोसिस्टम, सो इकोसिस्टम की अगर हमको स्टडी करनी पड़ेगी तो वी हैव कंसिडर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम कंसिडर करके उसकी स्टडी करेंगे। ओके, सो मेन 2 पॉइंट यहाँ पर रहेंगे स्टडी ऑफ इकोसिस्टम के, स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन। सो फर्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर। सो द कंपोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, दैट इज द स्पेसीज नंबर एंड द बायोमास। सो स्पेसीज उसमें कितने हैं, उसके बाद बायोमास मीन्स टोटल ऑर्गेनिज्म कितने हैं, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर।
and the quantity and the distribution of the non-living materials as a nutrient and water. So यहाँ पर क्या है, quantity and distribution of non-living material. So quantity कितनी है, उसके बाद distribution कैसे होता है नॉन लिविंग मटेरियल का, मीन्स वाटर का, मीन्स वाटर जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उन सिस्टम में, बिकॉज हम इकोसिस्टम का स्टडी करने वाले हैं, और इकोसिस्टम का स्टडी करने में जो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर. सो उसमें हम करते हैं उसकी क्वांटिटी की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. सो क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद नेचुरल जो लिविंग मटेरियल है, नॉन लिविंग मटेरियल सॉरी, जो जैसे कि वाटर हो गया, उसको कैसा यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट को कैसा यूज करते हैं वो हम देखेंगे. उसके बाद द रेंज ऑफ द ग्रेडियंट एंड कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस सच एज टेम्परेचर एंड द लाइट, मीन्स वो कौन से टेम्परेचर में, मीन्स कितना टेम्परेचर में वो रह रहे हैं, उसके बाद लाइट कितने हैं वहाँ पर. सो ये जो है रेंज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर में हम इसकी स्टडी करेंगे कि वो कितने हैं, उसके बाद स्पेसिस कितने हैं, उसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी है, नॉन लिविंग मटेरियल को कैसे यूज करते हैं, उसके बाद कौन से टेम्परेचर में लाइट में वो जिंदा रहते हैं. सो ये हो गया उसके स्ट्रक्चर के बारे में, बिकॉज हमें क्या करना है, इकोसिस्टम की स्टडी करनी है. देन होता है फंक्शन. सो बाय द फंक्शन वी मीन, सो फंक्शन मीन्स क्या, द बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो. सो बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो मीन्स क्या होता है, द प्रोडक्शन एंड द रेस्पिरेशन रेट्स ऑफ द कम्युनिटी. सो प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन एंड द रेस्पिरेशन रेट. यहाँ पर प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटर रेट जो है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कितना होता है. उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल. सो न्यूट्रिएंट साइकिल कैसी होती है, एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा जो है किल करता है, उसके बाद उसको जो है तीसरा किल करता है. सो ये जो सिस्टम है इसे हम बोलेंगे एनर्जी फ्लो. और उसके बाद जो है वो सॉइल में मिल जाता है. सो इस एनर्जी फ्लो होता है, इसमें जो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है इसकी पढ़ाई हम करेंगे उसके फंक्शन में. उसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, रेस्पिरेशन. सो ये जो है वो हम करेंगे उसकी जो फंक्शन में स्टडी करेंगे. ओके, सो ये हो गया सिस्टम, मीन्स इकोसिस्टम की अगर स्टडी करनी पड़ेगी तो इकोसिस्टम वे कंसिडर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो स्ट्रक्चर हमने देख लिया क्या है, फंक्शन भी देख लिया. उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट. फर्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट, उसके बाद होता है बायोटिक कंपोनेंट. ओके, सो अबायोटिक हमने पहले बता दिया कि अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट, उसके बाद बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट मीन्स जिसमें जान है ऐसे. सो अबायोटिक कंपोनेंट्स में दिस इंक्लूड्स द क्लाइमेट. सो यहाँ पर क्लाइमेट हम किसे बोलेंगे, क्लाइमेट जो होता है वहाँ पर लाइट कितनी है, उसके बाद टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है. सो हो गया क्लाइमेट. उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये कैसे है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. सो इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक. सो अबायोटिक में क्या होता है, यहाँ पर क्लाइमेट हो गया, उसके बाद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया लाइक द कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, पोटेशियम, उसके बाद सल्फर, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ईटीसी. सो ये हो गए अबायोटिक कंपोनेंट. सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जिस सब्सटेंस में कार्बन नहीं है ऐसा. ओके, सो जो कंपाउंड कार्बन के विदाउट मीन्स कार्बन उसमें नहीं है ऐसे एलिमेंट से बनता है तो उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, सो ये हो गए अबायोटिक कंपोनेंट. उसके बाद होता है बायोटिक कंपोनेंट. सो दिस इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसमें जाने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम. ओके, इसमें कौन से आएंगे फिर, ऑटोट्रॉपिक. इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या, ऑटो मीन्स खुद का खाना खुद बनाना, ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. इनमें जो है वो कैसे प्रोड्यूसर है, वो कैसे कन्वर्टर्स हैं, बिकॉज एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. सो जो ऑटोट्रॉप्स है जिसमें खुद का खाना खुद बनाया जाता है, ये जो है प्लांट्स में जो है वो कॉमन है. सो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक. ओके, एंड दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक मीन्स जो होता है खुद का खाना खुद नहीं बनाते, उसे हम बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक. ओके, सो हेटरोट्रॉपिक जो है वो कौन है फिर, डियर है. उसके बाद जो ग्रास है वो है ऑटोट्रॉपिक. और जो डियर क्या करता है, ग्रास जो है उसके ऊपर फीड करता है. सो इसलिए वो क्या हो गया, हेटरोट्रॉपिक, बिकॉज वो खुद का खाना जो है खुद नहीं बनाता, लेकिन ग्रास जो है वो खुद का खाना खुद बनाता है, जो कि एक प्लांट है. सो इस तरह से उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. और अदर जो हेटरोट्रॉपिक है वो कैसे अपना खाना जो मिलते हैं उससे, वो होता है केमियोसिंथेसिस. सो केमो मीन्स केमिकल रिएक्शंस. ड्यूरिंग जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके ड्यूरिंग एनर्जी बाहर अगर गिरी और उस ऑर्गेनिज्म ने उस एनर्जी पर फीड किया, ऐसे ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की मीन्स केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलती है उस पर फिट करते हैं, उसे हम बोलेंगे केमोसिंथेसिस. ओके, सो यहाँ पर बैक्टीरिया, बहुत सारे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी मीन्स केमिकल रिएक्शन से बाहर निकलने वाली एनर्जी पर फिट करते हैं. ओके, सो
यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक देख लिया, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ओके, सो हेट्रोट्रॉपिक में दो है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसके बाद है माइक्रो कंज्यूमर। ओके, माइक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो मीन्स बड़ा, जो कैसे हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मीन्स हर्ब जो है, मीन्स जो स्मॉल जो ट्रीज होते हैं उसको खाता है, वो है हर्बीवोरस। उसके बाद होता है कार्निवोरस, जो एनिमल को खाता है उसे हम बोलेंगे कार्निवोरस। और ओमनीवोरस किसे बोलेंगे, जो दोनों को मीन्स हर्ब को एंड एनिमल को दोनों को खाता है उसे हम बोलेंगे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस। ओके, सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हर्बीवोरस, हर्ब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में हर्ब मीन्स वो हर्ब को खाता है, मीन्स स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं उसे हम बोलेंगे हर्ब। उसके बाद कार्निवोरस जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को खाता है। और ओमनीवोरस दोनों को, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म हर्ब एंड एनिमल पर फीड करता है उसे हम बोलेंगे ओमनीवोरस। सो ये हो गया मैक्रो कंज्यूमर मीन्स बड़े वाले कंज्यूमर। उसके बाद है माइक्रो कंज्यूमर मीन्स छोटे वाले। ये कैसे कॉमनली कॉल्ड डिकम्पोजर्स। सो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। किसी भी जो सब्सटेंस को, लाइक वुड हो गया, उसके बाद डेड एनिमल हो गया, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, वो है माइक्रो कंज्यूमर। सो माइक्रो कंज्यूमर क्या करते हैं, वो जो डेड मटेरियल होता है और जो वुड होता है उसके ऊपर फिट करते हैं, इसलिए हम उसको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। सो हेटेरोट्रॉपिक में दो है, माइक्रो कंज्यूमर एंड मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो मीन्स बड़े वाले एंड माइक्रो मीन्स छोटे वाले। सो मैक्रो एंड माइक्रो में ये डिफरेंस है। सो अब देखते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स। सो इसमें जो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न कैसा होता है, सो फर्स्ट होता है जोनेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, ये इसका पैटर्न है। सो जोनेशन में क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है वो हम देखेंगे। सो जोनेशन में क्या होता है, द स्पैटियल पैटर्न्स ऑकर हॉरिजेंटली अलोंग द ग्राउंड। सो ये क्या है, ग्राउंड है। सो इससे कैसा है, हॉरिजेंटल है। ओके, इस डायरेक्शन में कैसा है, हॉरिजेंटल है। ओके, अलोंग द ग्राउंड डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिस वेरी अलोंग हॉरिजेंटल ग्रेडियंट। सो जिसमें क्या होता है, स्पेसिस की जो है वो क्या करनी जाती है, पैटर्न उसका देखा जाता है कि इसमें स्पेसिस कितने हैं, लेकिन कैसे फॉर्म में, हॉरिजेंटल फॉर्म में, उसे हम बोलेंगे जोनेशन। सो ये क्या होगा, एक जोन की तरह हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे जोनेशन। जिसमें क्या होता है, स्पैटियल पैटर्न होता है ऑकर्स हॉरिजेंटली अलोंग द ग्राउंड। सो जोनेशन में क्या होता है, जो मीन्स जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। एंड स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, दिस इज स्पैटियल पैटर्न ऑकर्स वर्टिकली। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एंड यहाँ पर वर्टिकली। सो यही वर्ड जो है यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। एंड डिटरमाइन बाय द हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये कैसे है, हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ये कैसे वर्टिकली है। सो जितनी ज़्यादा हाइट, इससे क्या होगा, उसकी डिटरमाइन किया जाएगा बाय द हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया, कम्युनिटी। सो फॉरेस्ट कम्युनिटी में कितने पेड़ ऊंचे है, यहाँ पर कैसा हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन। पैटर्न कैसा है मेजरमेंट का, स्ट्रैटिफिकेशन। लेकिन जिस मीन्स यहाँ पर कितने ऑर्गेनिज्म है उसको तो हम वर्टिकली नहीं, इसको यहाँ पर हम पैटर्न के साथ उसको मेजर कर सकते हैं। सो वहाँ पर हमें जोनेशन जो है वो यूज करना पड़ेगा। सो ये इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, जोनेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। जोनेशन ग्राउंड, ओके, हॉरिजॉन्टल अलोंग द ग्राउंड, एंड द स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो वर्टिकली होता है। सो यही इसमें जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी है। ओके, सो क्या प्रोड्यूस होता है, सो इट रेफर्स द रेट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जिसमें कार्बन रहता है, ऐसा। ओके, सो जिस कंपाउंड में कार्बन इन्वॉल्व रहता है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर, एंड जिसमें कार्बन जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहता उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, सो जैसा कि बायोमास हो गया। ओके, बायोमास अक्यूमुलेशन इन एनी यूनिट दिस इट मे बी। सो अक्यूमुलेशन इन एनी यूनिट टाइम इट मे बी। सो कौन सा भी टाइम में वो अक्यूमुलेट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर। ओके, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोलेंगे, बायोमास। ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसमें क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है, एसोसिएटेड विद द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। सो हमने पता है, हमने पहले देखा ऑटोट्रोपिक मीन्स क्या, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। ओके, सो विच मे बी अल्गी। सो ये अल्गी हो सकती है, ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्यों, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ ऐसे कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड इट कैन बी कंसिडर एज द रेट एट विच द रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर।
सो ये क्या करते हैं, जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, इट कैन चेंज द रेट ऑफ एनर्जी रेडियंट विच द रेडियंट एनर्जी इज कन्वर्टेड। सो रेडियंट एनर्जी मीन्स जो क्या होती है, सन से निकल के आती है एनर्जी। ओके, सो उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है स्टोर फॉर्म के अंदर मीन्स, और जो हर्ब होते हैं मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो उसको स्टोर करते हैं एंड उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को। ओके, सो इसलिए ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। मीन्स प्राइमरी कौन प्रोड्यूस करता है, तो कौन करता है, अलगी, फंजाई। ओके, सो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, सो ये हो गया प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें ही दो टाइप है। ओके, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमें पता है ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स में जो है वो दो टाइप है, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो हम देख रहे हैं इकोसिस्टम मींस प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोडक्टिविटी है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर दो टाइप है यहाँ पर, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ग्रॉस प्राइमरी, ओके, सो यहाँ पर ग्रॉस होगा। देन इट इज द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो मीन्स रेट कितना है फोटोसिंथेसिस का। ओके, सो टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड द ऑर्गेनिक मैटर यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्लोरोफिल, ओके, कंटेन एज CHL और क्लोरोफिल ड्राई वेट। ओके, सो ड्राई वेट। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, नंबर ऑफ CO2 फिक्स्ड पर गैस। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा मीन्स, सो टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड द ऑर्गेनिक मैटर यूज अप ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड क्लोरोफिल कंटेंट। सो क्लोरोफिल कंटेंट कितना यूज हुआ, उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस, नंबर ऑफ CO2 कितने फिक्स हो गए। सो ये जो है वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इट इज द टोटल एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन द रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में ये यूज किया जाता है एंड जो होता है वो स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर स्टोर बाय ग्रीन प्लांट्स। सो ये क्या है, एक्चुअल अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हमने कंसिडर किया था, यहाँ पर क्लोरोफिल कंटेंट क्या था, फोटोसिंथेसिस किया था, नंबर ऑफ CO2 जो इसमें फिक्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्चुअल मैटर है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, सो कितना, इसलिए तो हम इसको बोलेंगे नेट मीन्स टोटल। ओके, सो ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो एंड हुआ। उसके बाद होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, सो इट इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर। सो कंज्यूमर जो है मीन्स, यहाँ पर कंज्यूमर मीन्स जो ऑटोट्रॉप के ऊपर जो फीड करते हैं उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर। ओके, सो कंज्यूमर यूज टू फूड मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर कौन है, ऑटोट्रॉप से, बिकॉज वो खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं खुद का और वो खुद के अंदर वो खाने को स्टोर करते हैं और वो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। एंड सिंपली कन्वर्ट इनटू द डायरेक्ट फॉर्म। सो डायरेक्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। सो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स, इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, वो कंज्यूमर। सो फर्स्ट में कौन सा, ऑटोट्रॉप्स था, यहाँ पर कंज्यूमर है। उसके बाद होता है नेट प्रोडक्टिविटी। सो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। सो नेट प्रोडक्टिविटी में क्या है, इट इज द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक मैटर स्टोरेज करने का रेट कितना है, सो विच इज नॉट यूज बाय द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इसको यूज नहीं करता, लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जितना था इसको इक्विवेलेंट है, उसके जैसा है। उसके बाद माइनस कंजप्शन। सो कंजप्शन को माइनस करके मीन्स कितना जो है कंज्यूम हुआ है उसको माइनस करके बाय द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ने कितना कंज्यूम किया है उसको माइनस करके जो निकालेंगे हम उसको बोलेंगे नेट प्रोडक्टिविटी। सो इट इज जनरली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्शन ऑफ CG पर मीटर स्क्वायर पर डे। सो ये हो गया नेट प्रोडक्टिविटी। उसके बाद होता है डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन क्या है, इट इज इन इकोसिस्टम, इन एनी इकोसिस्टम। सो कौन से भी इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम हमें पता है जिसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म है उसके साथ एनवायरनमेंट में अंदर उसके इंटरेक्शन होता है, उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम। द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर। सो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, जैसे कि हो गए प्लांट्स। उसके बाद कंज्यूमर जो हो गया हर्बिवोरस। ओके, सो मीन्स जो है वो प्लांट के ऊपर जो फीड करते हैं। उसके बाद होता है डिकम्पोजर, उसे हम बोलेंगे कार्निवोरस, बिकॉज वो ऑर्गेनिज्म पे भी फीड करते हैं। उसके बाद वो मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी उसको फीड करते हैं, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजर।
प्ले देयर रिस्पेक्टिव रोल्स विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो इस डिकम्पोजिशन में इसके जो है वो इक्वली रोल है, मीन्स इन जो यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर है, इसका जो रोल है वो इक्वल है। ओके, द डिकम्पोजर्स विच आर डायरेक्टली बैक्टीरिया। सो मोस्टली कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। उसके बाद होता है एंटिनोमाइसिट्स, उसके बाद होता है फंजाई एंड द डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर। सो डेड ऑर्गेनिक जो होता है मीन्स जो कार्बन से बना होता है, ऐसे मैटर को डिकम्पोज करता है, डेड। ओके, सो डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनटू द सिंपल कंपाउंड। सो सिंपलर कंपाउंड, उसको सिंपलर बनाता है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड बनाता है एंड मेक इट इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनिज्म। सो अवेलेबल इन द ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गेनिज्म के लिए वो अवेलेबल करता है। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन आर, सो कौन कौन सी है? फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद है लीचिंग, उसके बाद है कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन। तो ये जो है वो यहाँ पर स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फ्रैगमेंटेशन हो गया, उसको ब्रेक डाउन करते पहले, उसके बाद लीचिंग है, उसके बाद कैटाबोलिज्म है, सो ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, उसमें जो है मिनरल्स जो है वहाँ पर ऐड होते हैं। ओके, देन इट टेक्स प्लेस थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन। सो डेट्रिटस जो फूड चेन है उसमें जो है वो टेक्स प्लेस होता है डेट्रिटस फूड चेन के अंदर। ओके, सो डिकम्पोजिशन में जो चेन इंपॉर्टेंट है वो है द डेट्रिटस फूड चेन। ओके, देन द प्रोसेस वी स्टार्ट द डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसे हम बोलेंगे डेट्रीवोरस, लाइक द अर्थवर्म। ओके, सो प्रोसेस को स्टार्ट कौन करता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर के डेट्रीवोरस। सो कौन है? अर्थवर्म है। सो जो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रिटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। सो फर्स्ट में क्या करते हैं? डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, इसे हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में सिंपल है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, उसे हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल, हॉरिजॉन गेट प्रेसिपिटेड एज अ साल्ट। सो जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वाटर सोल्यूबल, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसे जो क्या करते हैं? सॉइल के अंदर जाते हैं, क्या होते हैं? प्रेसिपिटेड एज अ साल्ट, साल्ट बन जाते हैं एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग। समझ में आ गया? सो फर्मेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, जहाँ पर क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वाटर सोल्यूबल जो होते हैं हॉरिजॉन्टली सॉइल के अंदर जाते हैं और साल्ट बन जाते हैं। ओके, उसे हम बोलेंगे लीचिंग। सो फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन, देन लीचिंग। देन होता है फंगल एंड द बैक्टीरिया एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक। सो क्या करते हैं? बैक्टीरिया क्या करता है? फंगल एंड बैक्टीरिया डिग्रेड करता है। ओके, सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, सम सब्सटेंस, एंड दिस कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म, जिसमें क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन होता है। कैटाबोलिज्म मीन्स सिंपली आप डिस्ट्रैक्शन ध्यान दो, मीन्स डिस्ट्रक्शन। ओके, सो डिस्ट्रैक्ट उसको जो होते हैं वो ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, सो डिग्रेड किया जाता है। उसके बाद है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मीन्स व्हाट? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस which is a dark colored amorphous substance। so amorphous substance है और डार्क कलर का amorphous substance होता है, जिसमें क्या होता है? उसका ह्यूमस, और ह्यूमस को फॉर्म किया जाता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ओके, देन द डीजनरेशन, सो डिग्रेडेशन, द डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमस। सो ह्यूमस हमें पता है ह्यूमिफिकेशन में प्रोड्यूस होता है एंड इस ह्यूमस में क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है by some microbes release inorganic nutrients। so inorganic nutrient जो रिलीज होते हैं, उसके बाद ह्यूमस का क्या होता है? डिग्रेडेशन होने के बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। सो ओके, सो फर्स्ट हमें पता है फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन। ह्यूमिफिकेशन में एक सिंपल बात है, ह्यूमस जो है, जो एमॉर्फस सब्सटेंस वो प्रोड्यूस होता है, डार्क कलर का होता है वो, और जो मीन्स मिनरलाइजेशन है उसमें क्या होता है? ह्यूमस जो होता है मीन्स जो कलर एमॉर्फस सब्सटेंस होता है डार्क कलर, उसका क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिलीज होते हैं एंड दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ओके, देन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज अ फास्टर इन द वार्म एंड द मॉइस्ट एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट वार्म है मीन्स हीट ज़्यादा है, उसके बाद मॉइस्ट है मीन्स हीट भी है, उसके बाद साथ साथ जहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स भी, वाटर वेपर्स भी, उसे हम बोलेंगे मॉइस्ट। सो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है वो कैसा होता है? फास्टर। सो ये हो गया डिकम्पोजिशन के बारे में। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, फर्स्ट में जो होता है लीव्स पर्टिकुलरली कंजम्स एंड बिगिंस टू लूज फ्रॉम द बिकम लीटर। ओके, सो लीटर से क्या होता है? ये लीटर हो जाता है, उसके बाद ये क्या होता है? जो है वो फॉल डाउन होता है नीचे,
ओके। एंड उसके बाद क्या होता है, जो हर्बीवोरस होते हैं, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर इन द फूड चेन। सो ये लीफ जो है वो फॉल होता है ग्राउंड के ऊपर। एंड जो अर्थवर्म है, हमें पता है जो क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेशन को स्टार्ट करता है, जो डिकम्पोजिशन की फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करता है, कौन करता है, अर्थवर्म करता है। सो उसको क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है। ओके, सो उस जो मीन्स वो लीफ गिरा है उसको मेनी पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय द केमिकल एक्शन। हमें पता है इसके जो सम न्यूट्रिएंट है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, साल्ट बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लीचिंग। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर और जो डेड मटेरियल है उसको उसके ऊपर जो खीट करता है वहाँ पर हम उसे मशरूम बोलेंगे। ओके, यहाँ पर एक मशरूम जो है वो एक टाइप का फंजाई है, मीन्स वो उसके ऊपर जो है वो अपना खाना लेता है, उसके ऊपर से डेड मटेरियल के ऊपर से वो यहाँ पर वो उसको फूड लेता है। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, उसका फूड इसने ले लिया। ओके, उसके बाद जो लिव है वो सॉइल के अंदर उसका जो कंटेंट आ गया, इसलिए सॉइल कैसे बन गया, रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, और इसमें मिनरलाइजेशन हो गया। मिनरलाइजेशन जिसमें जो ह्यूमस होता है वो डिग्रेड होता है, न्यूट्रिएंट्स जहाँ से फॉर्म होते हैं, और फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो फर्दर जो आगे का वो डिकम्पोजिशन करते हैं। देन यहाँ से फिर बाद में और जो है मीन्स प्लांट के ऊपर, मीन्स प्लांट जो है वो सॉइल से उस मिनरल को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो इस तरह से जो पेड़ है उसका पत्ता जो है वो नीचे गिरता है, वो डिकम्पोज होता है, उसके बाद यहाँ पर फंजाई उस पर फीड करते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पर फीड करते हैं। उसके बाद जो कुछ पार्ट होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, और सॉइल के बाद मिनरलाइजेशन होता है, और मिनरल्स जो है वो अगेन प्लांट्स को मिलते हैं। सो इस तरह से ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन साइकिल हो गई। सो डिकम्पोजिशन हुआ जो पार्ट है उसका जो मिनरल्स है उसके जो कंटेंट वो मीन्स वो क्या होते हैं, बांटे जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसको यूज़ करता है, और जो ट्री होता है उसका जो लीफ गिरता है उसका भी जो न्यूट्रिशन है, मिनरल है, उसको भी मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने उसको देख लिया, ये होती है डिकम्पोजिशन साइकिल। उसके बाद देखेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर, देन बायोमास एंड एनर्जी, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे नंबर। सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स एंड द कार्निवोर्स। सो प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद हर्बिवोरस जो हर्ब पर जो फीड करते हैं, उसके बाद कार्निवोरस जो क्या होते हैं और एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उसे बोलेंगे कार्निवोरस। एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन द टर्म ऑफ देयर नंबर। सो इसको नंबर में जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रास लैंड है। ओके, देन सेकंड द प्रोड्यूसर्स विच आर मेनली ग्रासेस। सो प्रोड्यूसर कौन है, ग्रासेस है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, सनलाइट को यूज़ करता है, और एनर्जी जो बनाता है उसके अंदर खुद के अंदर उसको स्टोर करता है। सो इसलिए हम उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, और ऑलवेज मोर इन नंबर। सो प्रोड्यूसर कैसे, मोर नंबर है, मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। ओके, सो प्रोड्यूसर मीन्स नंबर इसका कैसा है, ज़्यादा है। ओके, उसके बाद द प्राइमरी कंज्यूमर्स एज रैबिट्स। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, रैबिट है, उसके बाद माइस है, चूहा है, उसके बाद जो है रैबिट है, एंड आर द लेजर देन द नंबर ऑफ ग्रास। सो जितने ग्रास होंगे उतने ये होंगे क्या, नहीं, बिकॉज जो ग्रास है वो ज़्यादा लगेंगी देन द प्राइमरी कंज्यूमर। सो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज़्यादा लगेंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो कम लगेंगे, बिकॉज अगर ज़्यादा हो गए, अगर प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा हो गए तो उसके अंदर उसको फीड जो फूड है वो अच्छे से मिलेगा नहीं, उसमें कंपटीशन बहुत आ जाएगा, उसको जो है वो अच्छे से जो फूड है वो मिलेगा नहीं। इस तरह से प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा होते हैं, उसके बाद प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो उससे कम होते हैं। उसके बाद एज वी गो अपवर्ड, सो जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पर उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी एंड टर्चरी जो है वो प्रोड्यूसर्स आते हैं, सॉरी कंज्यूमर आते हैं। ओके, सो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन आता है टर्चरी कंज्यूमर। सो फर्स्ट में कौन होता है ग्रुप के अंदर, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स होता है। ओके, एंड टॉप लेवल कंज्यूमर। सो टॉप लेवल कंज्यूमर के मीन्स ऐसे हम ऊपर जाएंगे। सो एक पिरामिड है, एज हार्ड और अदर बर्ड देयर नंबर विल बी लिस्ट, दस द पिरामिड इज अपराइट। सो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे नंबर क्या होगा, कम कम होगा, इसलिए जो है वो अपराइट जो है पिरामिड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्रोड्यूसर। उसके बाद होता है, ये हो गया प्रोड्यूसर, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद होता है टर्चरी कंज्यूमर, उसके बाद टॉप कंज्यूमर होता है। ओके, सो इसमें क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर नंबर ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पर और नंबर कम हो गया, और यहाँ पर और नंबर कम हो गया। तो इसमें सिंपल बात है, प्रोड्यूसर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसके बाद इसकी जो है मीन्स पॉपुलेशन होती है, उसके बाद थोड़ी कम होती है सेकेंडरी कंज्यूमर की, उससे थोड़ी कम मीन्स बहुत ही कम होती है जो होती है वो टर्चरी कंज्यूमर की। सो ये है जो यहाँ पर नंबर ऑफ पिरामिड्स है। ओके, सो ये पिरामिड है, जिस तरह से क्या होता है ऊपर जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है, इस तरह से वो ऐसा पिरामिड बन जाता है, बिकॉज ऊपर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है। सो ये हो गया
पिरामिड्स ऑफ नंबर, समझ में आ गया ये? सो ये है पिरामिड्स ऑफ नंबर। फिर सेकंड बात आती है वो होता है बायोमास। सो बायोमास किसे बोलेंगे? सो बायोमास सिंपल है, इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ द बायोमास इज अपराइट। सो कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं, ऐसे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर होते हैं अपराइट, लाइक द पिरामिड ऑफ नंबर, जैसे कि नंबर के पिरामिड है। ओके, सो प्रोड्यूसर आर ऑलवेज मोर इन बायोमास। हमने पहले देखा प्रोड्यूसर वो सबसे ज़्यादा होता है जो नीचे होता है। उसके बाद दैन द हर्बिवोरस, उसके ऊपर के जो होते हैं हर्बिवोरस, उससे जो फर्स्ट है जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा होते हैं। एंड बायोमास एंड द हर्बिवोरस आर द मोर इन द बायोमास दैन द कार्निवोरस। सो उसके बाद जो ऊपर है कार्निवोरस, वो उससे भी वो कम होते हैं। ओके, सो इस तरह से जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो द पिरामिड्स ऑफ द बायोमास in sea is also inverted because the biomass of the fish is more than that of the phytoplankton. सो यहाँ पर जो बायोमास का पिरामिड है जो सी के अंदर है वो उल्टा होता है। ओके, सो यहाँ पर कैसा होता है? उल्टा होता है, सी के अंदर इन्वर्टेड होता है, बिकॉज द बायोमास ऑफ द फिशेज इज मोर देन दैट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। सो फाइटो मीन्स, यहाँ पर फाइटो मीन्स समझ में लो कि अलगी है, और प्लैंक्टन मीन्स जो अलगी जो है वो बीच में, मीन्स यहाँ पर जो है वो जहाँ पर सी के बहुत ही नीचे वाले पार्ट में, जिसे हम बोलेंगे बॉटम में रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन अलगी मीन्स जो होते हैं बॉटम के ऊपर रहती है अलगी, सो वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, इज मोर देन दैट ऑफ द प्लैंक्टन। सॉरी, बायोमास जो ऊपर का जो फिश है वो ज़्यादा होता है। सो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो सी है उसमें जो है वो पिरामिड ऐसा उल्टा होता है, लेकिन जो यहाँ पर हमने टेरेस्ट्रियल पे देखा तो ऐसा होता है, बिकॉज इसमें जो है यहाँ पर मीन्स प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो अलगी है वो कम होती है, उसके बाद वहाँ पर जो होता है वो फिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इस तरह से इसमें क्या है, इन्वर्टेड है। ओके, सो यहाँ पर वही बात है, बाकी कुछ नहीं। सो यहाँ पर जो है 900 किलोग्राम ग्रासेस, देन 100 kg माइस होते हैं, देन 50 kg स्नेक्स एंड 10 kg ओवल्स। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, वो नंबर जो है वो रिड्यूस होता जाता है। सो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। सो ये हमने देखा, फर्स्ट प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। सो इसे ही बोलेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। लेकिन एक बात समझो, सी के अंदर जो है वो उल्टा होता है। ओके, सी के अंदर जो है वो नीचे जो है वो कम रहते हैं ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो अलगी होती है, फाइटो मीन्स उसे हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टोनिक, जो अलगी जो बॉटम में रहती है सी के, उसे हम बोलेंगे फाइटोनिक, और फिश जो है वो ज़्यादा रहती है, मीन्स यहाँ पर जो है उल्टा इन्वर्टेड रहता है। उसके बाद होता है एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट हमने देखा नंबर ऑफ बायोमास, उसके बाद हमने पिरामिड्स देखे, नंबर ऑफ पिरामिड्स, देन बायोमास देखा। अब देखते हैं एनर्जी। सो पिरामिड्स ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। सो कैसे होती है? अपराइट होती है। ओके, ऐसे अपराइट, एंड इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। सो ये इन्वर्टेड नहीं हो सकती, मीन्स ये ऐसे ये नीचे मीन्स ऐसे उल्टी भी नहीं हो सकती, इन्वर्टेड नहीं हो सकती। सो व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, सो जब एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर एनर्जी लॉस होती है, तब क्या होता है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, तब सम एनर्जी इज लॉस्ट एज द हीट एंड एवरी स्टेप। सो जब यहाँ से इस ट्रॉपिक लेवल तक, जब फर्स्ट से सेकंड ट्रॉपिक लेवल तक जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, सो एनर्जी ट्रांसफर होते वक्त सम एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, मीन्स लॉस होती है इन एज अ हीट एंड एनर्जी। सो यहाँ पर हीट के फॉर्म में वो सब कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस होती है। यही इसमें सिंपल एनर्जी का फंडा है। ओके, सो ये हो गए एनर्जी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसी फ्लो होती है? सो इन द इकोसिस्टम वी स्टडी फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग टू द इकोसिस्टम। सो मीन्स प्लांट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है, एनवायरमेंट है, उसके अंदर जो होते हैं एनर्जी होती है, मीन्स सोलर एनर्जी जो सन से निकलती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, और वो एनर्जी रीच होती है सरफेस पे, अर्थ पे। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज। ओके, सो ये क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीच टू द सिस्टम। उसके बाद होता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज, सो कितनी यहाँ पर गिरती है और कितनी यूज की जाती है फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड द क्वांटिटी एंड द पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सो हमें पता है, सो फर्स्ट प्रोड्यूसर होती है, उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो इसमें कैसी एनर्जी यूज हो जाती है? फर्स्ट में जो सनलाइट सन से प्राइमरी मीन्स प्रोड्यूसर के ऊपर आती है, जो उस सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं। उसके बाद जो एनर्जी फूड में कन्वर्ट होती है, फूड से बाद वो प्राइमरी कंज्यूमर के तक जाती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। तो इसे हम बोलेंगे एनर्जी फ्लो। सो वो कैसे होते हैं वो हम इस सिंपल में इसको हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट होता है अबाउट 34% ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। सो 34%,
सो 34% जो होता है सनलाइट जो अर्थ के ऊपर जो गिरता है, लेकिन वो वापस जो है रिफ्लेक्ट होता है। एंड 10% इज हेल्ड बाय द ओजोन लेयर। सो जो 10% होता है वो ओजोन लेयर जो है वो हेल्ड करती है। वाटर वेपर एंड द अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड द 56% रीचेज द अर्थ सरफेस। ओके, सो फर्स्ट जो है वो सन से निकलता है, और सन के और अर्थ के बीच में क्या है, ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर क्या करता है 10% वो हीट को ले लेता है। उसके बाद जो होता है वो गैसेस और एटमॉस्फेयर है वो लेते हैं 56% वो अदर, एंड 56% जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ता है। क्या, सनलाइट मीन्स सोलार एनर्जी। ओके, देन ऑफ द टोटल सनलाइट, सो टोटल सनलाइट जब गिरता है सो रीचिंग टू द अर्थ एटमॉस्फेयर ओनली अ फ्रैक्शन दैट इज 0.02 सेकंड, सो परसेंट ये जो है इज टू फोटोसिंथेसिस। सो 0.02% जो है ये जो फ्रैक्शन है यही यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कितना परसेंट ऑफ सनलाइट यूज किया जाता है, तो वो उसका आंसर होगा 0.02%। ओके, देन इन द इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। सो यहाँ पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स क्या, कि अगर यहाँ पर कंज्यूमर से वहाँ से यहाँ तक मीन्स जो प्रोड्यूसर है वहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ऐसा ही एक ही डायरेक्शन में वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी। इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनि डायरेक्शनल। यूनि मीन्स वन एंड डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शनल में ट्रांसफर होना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रांसफर कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यूनि डायरेक्शनल। सो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनि डायरेक्शनल। ओके, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बेटर वी हैव कंसिडर। सो प्रोसेस को अगर आपको बेटर अंडरस्टैंड करना होगा तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्या, द इफिशिएंट ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड द कन्वर्शन। सो ऑब्जॉर्ब कितना करता है, कन्वर्ट कितना करता है, कौन, प्रोड्यूसर, उसको हम उसकी इफिशियंसी जो है उसको हम कंसिडर करेंगे। सो सोलार एनर्जी, सो कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को कितना ऑब्जॉर्ब करता है, कितना उसको ट्रांसफर करता है, कन्वर्जन करता है। ओके, देन use of this converted energy by the consumer. Then third, the total input of energy in the form of food and its efficient of assimilation. So assimilation खाना बनाने में कितनी एनर्जी यूज करते हैं, उसके बाद वो फूड बनाने में, ओके, एनर्जी फॉर्म बाय द फूड एंड इट्स efficiency of assimilation and the loss through the respiration. So respiration में क्या होता है, प्रोसेस लॉ, यहाँ पर जो है वो लॉस होता है, ओके, प्रोसेस जहाँ पर एनर्जी लॉस होती है रेस्पिरेशन के अंदर, जैसे कि हीट हो गया, एक्सक्रेशन, ईटीसी, एंड द ग्रॉस नेट प्रोडक्शन। सो ग्रॉस मीन्स टोटल, जहाँ पर हमने पहले देखा कि प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में थी ग्रॉस प्रोडक्शन, उसके बाद नेट प्रोडक्शन था। ओके, सो प्राइमरी, ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन वो हो गए यहाँ पर। देन द एनर्जी कैप्चर बाय द एटमॉस्फेयर डज नॉट गो बैक। सो जो एनर्जी एटमॉस्फेयर ने कैप्चर की वो वापस नहीं जा सकती, ये बात समझ लो, टू द सोलार इनपुट, और द एनर्जी विच पजेस टू हर्बिवोरस डू नॉट गो आउट। ऑटोट्रॉप्स, जो हर्बिवोरस जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो जो कंज्यूम करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर नहीं जा सकते। हर्बिवोरस मीन्स जो ऑटोट्रॉप को जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, मीन्स ग्रासेस को खाता है, उसे हम बोलेंगे हर्बिवोरस। और हर्बिवोरस ने जो एनर्जी ली वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर नहीं जाती, वो नहीं ले सकता। सो इन एनी इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर हु कैप्चर एंड कन्वर्ट इट फ्रॉम द रेडिएंट सोलर एनर्जी टू द प्राइमरी। सो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइमरी में सन से निकली हुई एनर्जी को कैप्चर करता है, उसके बाद वो उसको स्टोर करता है, देन उसको खाता है सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर उसकी एनर्जी चली जाती है, सेकेंडरी उस पर फीड करता है, उसके अंदर एनर्जी चली जाती है, और टर्चरी उस पर फीड करता है। सो इस तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो होती है इकोसिस्टम के अंदर। देन द शॉर्टर फूड चेन ग्रेटर विल बी द अवेलेबल ऑफ फूड। सो फूड चेन अगर शॉर्टर है तो यहाँ पर फूड कैसा होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स वुड बी अवेलेबल फूड। सो ग्रेटर वुड बी अवेलेबल फूड एनर्जी एज the length of the food chain increase there is the corresponding more loss of energy। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी लॉस होगी, बिकॉज हमें पता है कि क्या होता है, जब एनर्जी यहाँ से एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जाती है तब थोड़ी हीट के फॉर्म में वो लॉस करती है। सो इस तरह से अगर नंबर ऑफ फूड चेन अगर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो मीन्स उसको हर स्टेप में उसको ट्रांसफ़र होना होगा, हर स्टेप के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली प्रोसेस में क्या होगी, कुछ जो हीट है वो लॉस हो जाएंगी। सो इस तरह से अगर ज़्यादा लेंथ है उसकी तो एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होगी, ये बात आप समझ लो। सो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्चरी कंज्यूमर।
सो फर्स्ट है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसे हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो फोटो मीन्स सनलाइट एंड ऑटोट्रॉप्स खुद का खाना खुद बनाता है सनलाइट का यूज़ करके, उसे हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। देन होता है हर्बीवोरस जो हर्ब के ऊपर जो फीड करता है। उसके बाद होता है कार्निवोरस जो एनिमल के ऊपर फीड करता है। और उसके बाद है टॉप कॉर्निवोरस मीन जो कॉर्निवोरस के ऊपर फीड करता है, उसे बोलेंगे टॉप कॉर्निवोर। सो ये हो गया 4 ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल मैन हो गया, ओके, सो कॉर्निवोरस है। उसके बाद बर्ड, फिश एंड वोल्फ हो गए जो क्या होता है हर्बीवोरस को ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जू प्लैंकटन है, उसके बाद ग्रास हॉपर है एंड द काऊ है, और जो क्या करते हैं ग्रास को खाते हैं मीन्स फाइटो प्लैंकटन, फॉर एग्जाम्पल ग्रास एंड ट्री। सो ये जो है यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर के। सो यहाँ पर है एनर्जी लॉस विद इंक्रीज ट्रॉपिक लेवल। सो ट्रॉपिक लेवल एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी लॉस होगी। सो फर्स्ट में हमने देखा कि 900 जूल्स एनर्जी लॉस हुई। उसके बाद सेकंड में 90 जूल्स लॉस होगी। उसके बाद 9 जूल्स। सो इस तरह से एनर्जी जो है वो लॉस होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर कितनी गिरी, यहाँ पर 1000 जूल्स गिरी, लेकिन क्या पर यहाँ पर 900,000 जो है एनर्जी वापस गई इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, सो इस तरह से अगर यहाँ पर विदाउट इंक्रीज ट्रॉपिक लेवल, सो ट्रॉपिक लेवल जो है अगर ज़्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगी, यही इसका कहना है। उसके बाद होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहेंगे? द चेंज इज ऑर्डरली एंड द subsequently parallel with the change is a physical environment. This change leads finally to the community that is near equilibrium with the environment, and that is called as a climax community. So climax community किसे बोलेंगे? So the change is or directly and subsequently parallel with the change. So एक चेंज दूसरे के साथ क्या यहाँ पर पैरेलल होगा, एंड फिजिकल एनवायरमेंट, दिस चेंज लीड फाइनली टू अ कॉमन इम्यूनिटी। सो ये चेंज कैसा होगा, वो फाइनल कम्युनिटी जो है उसको लीड करेगा, और उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, एंड इज अ नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट के साथ ये कैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा, एनवायरमेंट के साथ ये स्टेबल होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। द ग्रेडेशन ऑफ द फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पेसिस composition of a given area is called as ecological succession. So ecological succession किसे बोलेंगे? The gradation of fairly predictable change. So fairly predictable जो change है उसका gradation यहाँ पर किया है हमने in the species composition of a given area. So species composition के साथ साथ उसके given area के अंदर उसे हम बोलेंगे ecological succession. So बहुत ही सिंपल है। Then there are 2 types of succession. यहाँ पर 2 टाइप होते हैं succession के। फर्स्ट होता है primary succession and secondary succession. सो जो प्राइमरी सक्सेशन है उसे हम देखेंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट इन द एरिया वेयर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एवर एक्साइट सच अ बेयर, रॉक, न्यूली फॉर्म पॉन्ड एंड द न्यूली कूल लावा। सो इट इज, ये क्या है, प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पर स्टार्ट इन एरिया वेयर द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिट। सो यहाँ पर कैसे होंगे, वो एवर एग्जिट रहेंगे, मीन्स वहाँ से वो नहीं हिलेंगे ऐसे। ओके, एवर एग्जिट रहेंगे वहाँ पर बहुत दिनों तक। जैसे कि रॉक हो गया, न्यूली फॉर्म पॉन्ड हो गया, सो पॉन्ड अगर फॉर्म होगा तो वहाँ पर ही रहेगा, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट इन द एरिया, इन एन एरिया विच हैज लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसे एरिया के अंदर जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को लॉस कर दिया, एंड वंस एक्साइट फॉर एग्जाम्पल एंड अबंडेंट क्रॉप फील्ड, जहाँ पर क्रॉप फील्ड बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट मीन्स ज़्यादा इसमें। उसके बाद बर्न और कट फॉरेस्ट, सॉरी यहाँ पर अबंडेंट मीन्स यहाँ पर अबंडेंट नहीं होगा, अबंडोन होगा। ओके, सो अबंडन मीन्स जहाँ पर जो है उसको यहाँ पर फील्ड जो है वो वहाँ पर क्रॉप नहीं रहेंगे, उसको फीड करने के लिए अगर क्रॉप नहीं रहेंगे तो एनिमल वहाँ पर कैसे रहेंगे, तो नहीं रहेंगे, मीन्स वहाँ से वो भाग जाएंगे। उसके बाद बर्न और कट फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट जल गया और कट हो गया तो उसमें भी ऐसा। एंड द लैंड अफेक्टेड बाय द फूड्स। ओके, सो यहाँ पर फूड्स लैंड है लेकिन यहाँ पर फूड्स नहीं है, और यहाँ पर फूड्स नहीं रहेंगे, यहाँ पर एनिमल्स कैसे रहेंगे, सो वो तभी माइग्रेट होंगे, मीन्स वो अपना प्लेस जो है वो चेंज करेंगे। सो इस तरह से वो हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। सो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट इन द एरिया विच हैज लॉस द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऐसे एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म उसने उसको लॉस कर दिया, मीन्स यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। सो ये हो गया सेकेंडरी सक्सेशन एंड प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद देखते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट। सो हैबिटेट मीन्स नेचर ऑफ हैबिटेट मीन्स जहाँ पर वो रहते हैं उसके बेसिस पे। ओके, नेचर कैसा है उस हैबिटेट का, मीन्स कहाँ पर वो रहते हैं।
वेदर इट इज वाटर में रहते हैं, और वेरी विटलैंड एरियाज, तो यहाँ पर विटलैंड एरियाज के ऊपर ये रहते हैं, और इट इज ऑन द वेरी ड्राई एरियाज, तो ड्राई एरियाज के अंदर ये रहते हैं, और द सक्सेशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द हाइड्रार्च। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, मीन्स वो कहाँ पर रहते हैं उसे हम बोलेंगे सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सो हाइड्रार्च को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसर, ओके, और द जेरार्च और जेरोसर रिस्पेक्टिवली। ओके, सो ये हो गया सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सो यहाँ पर वो कैसे डिपेंड, मीन्स बेस्ड ऑन कैसे है, नेचर ऑफ हैबिटेट में वो कहाँ पर रह रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट। यहाँ पर कितने स्टेप है, स्टेप 1 to 7, फिगर 14.13। ओके, देन द पॉइनर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टोन। सो फाइटो मीन्स जो अलगी है, और प्लैंक्टोन मीन्स बॉटम में रहती है, वो पॉन्ड के बॉटम में रहने वाली अलगी, उसे हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टोन। एंड दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय द रूट सबमर्ज प्लांट। सो जो प्लांट के अंदर रूट होते हैं ऐसे, उसके बाद ये उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। एग्जाम्पल हाइड्रेलिया जो वाटर के अंदर रहता है। ओके, सो ये उसको रिप्लेस करेगा। रूट फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म मीन्स जहाँ जिस ऑर्गेनिज्म के रूट जो वो फ्लोटिंग रहते हैं वाटर के ऊपर, उसे बोलेंगे एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल लोटस हो गया। एंड फॉलोड बाय द ट्री फ्लोटिंग प्लांट्स, उसे पिस्टिया मीन्स जो होता है वो ट्री मीन्स प्लांट जो है वो फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट होता है वाटर के ऊपर। एंड देन द सीड सैप्स, एग्जाम्पल टैपा। एंड द मार्श मेडो, एग्जाम्पल क्रेपरस। स्क्रब, एग्जाम्पल एलनस। एंड द फाइनली द ट्री, एग्जाम्पल क्वर्कस। ओके, सो ये हो गया। द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी द फॉरेस्ट। सो ये फॉरेस्ट हो सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर पैसेज ऑफ टाइम इसको मिल गया तो अगेन वो फॉरेस्ट हो जाएगा। द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। सो जो वाटर बॉडी है वो लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इसमें जो है वो सभी के सभी प्लांट्स आ गए। सो प्लैंक्टोन के से लेकर जो ट्रीज तक जो यहाँ पर प्लांट्स आ गए। सो जो वाटर होगा वो अगेन वाटर बॉडी जो लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें क्या होगा, द स्पेसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। सो सॉइल के कंडीशन पे के ऊपर जो स्पेसिस डिपेंड है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनवायरमेंट के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है उसके ऊपर अगर डिपेंड है स्पेसिस, वो हो गया सेकेंडरी सेक्शन के अंदर। एंड आल्सो द सीड्स और द अदर प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट। सो उसमें सीड्स एंड अदर प्रोपेग्यूल्स जो है प्लांट के स्मॉल प्लांट्स, ओके, पार्ट, ओके, सो हो गया प्रोपेग्यूल्स। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हेंस। तो वहाँ पर सॉइल होगी, जैसे कि वाटर के अंदर से यहाँ पर फर्स्ट जो है वो प्लैंक्टोनिक होगी, प्लैंक्टोनिक गलगी, उसके बाद जहाँ पर ट्रीज फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर, बिकॉज इसमें जो है वो ऑलरेडी सॉइल वो वहाँ पर है। उसके बाद क्लाइमेक्स इज ऑल्सो रीच मोर क्विकली। सो क्लाइमेक्स जो है वैसे ये भी मोर क्विकली जो है यहाँ पर रीच करेगा। एंड शो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस 1 to 8 ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर फायर। ओके, सो फिगर 14.14 के अंदर आप देख सकते हो बुक के अंदर ये। ओके, सो ये हो गया सेकेंडरी सक्सेशन एंड प्राइमरी सक्सेशन। सो ये है जेरार्च सक्सेशन ऑफ द प्लांट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बेयर रॉक जो नॉन लिविंग है, उसके बाद यहाँ पर लाइकेन आ गया। ओके, उसके बाद स्मॉल एनुअल जो जिसकी लाइफ साइकिल जो है 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है, इससे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। लाइकेन्स एंड देन पेरेनियल्स जो सालों साल जगता है, उसको हम बोलेंगे पेरेनियल हर्ब्स। एंड ग्रासेस फॉर्म हो गया, उसके बाद जो है वो ग्रास शर्ब जो यहाँ पर शेड इंटोलेरेंट ट्रीज फॉर्म हो गए, उसके बाद शेंट टॉलरेंट ट्रीज। ओके, सो यहाँ पर शेड है लेकिन वो अगेन टॉलरेंट है, मीन्स यहाँ से क्या होगा, वो यहाँ पर उसको ट्रांसफर होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएंगी। ओके, सो पॉइनर स्टेज होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज, और पॉइनर स्टेज से क्या बन जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। से हम बोलेंगे सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स के अंदर ये सब सक्सेशन होता है। उसके बाद होता है इकोसिस्टम सर्विस। ओके, सो सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या है, सो हेल्थी इकोसिस्टम जो जिस इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है वो कांस्टेंट है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटेन है, उसे हम बोलेंगे हेल्थी इकोसिस्टम। आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। सो ये क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट होगा। सो एनवायरमेंट में हम इकोनॉमिकली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड द एस्थेटिक गुड्स एंड द सर्विसेज। सो एस्थेटिक जो है, एस्थेटिक गुड्स यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद द प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम एज इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पर
प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर हमको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसके प्रोसेसेस जो है यहाँ पर हम उसको बोलेंगे इकोसिस्टम सर्विस। ओके, फॉर एग्जांपल हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, सो एयर एंड वाटर को प्योर करती है कौन, हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम सर्विस। ओके, देन मिटिगेट ड्रॉप्स एंड फ्लड्स। ओके, then the Millennium Ecosystem Assessment Report 2005, so 2005 के अंदर जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट था उसमें क्या लिखा था, डिफाइन इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस में उसको डिफाइन किया एज द बेनिफिट पीपल ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, सो इकोसिस्टम से कौन से बेनिफिट वो ऑब्टेन करते पीपल्स, एंड सच आइडेंटिफाइज 4 कैटेगरीज, सो ये जो बेनिफिट्स है जो इकोसिस्टम जो है उसको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको जो है 4 कैटेगरीज में जो वो डिवाइड किया हुआ है ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस एज फॉलो। सो उसके जो 4 कैटेगरी वो हम देखेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। सो फर्स्ट होता है सपोर्टिंग सर्विस। सो सपोर्टिंग सर्विस में क्या होता है, इंक्लूड द सर्विस सच एज न्यूट्रिएंट साइकिल, प्राइमरी प्रोडक्शन, सॉइल फॉर्मेशन, जो है वो कौन करता है, इकोसिस्टम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हैबिटेट प्रोविजन, एंड हैबिटेट मीन्स जो रहने का प्लेस देती है, कौन देता है रहने का प्लेस, इकोसिस्टम देती है। ओके, सो सपोर्टिंग सिस्टम में सर्विस में क्या होगा, इंक्लूड सर्विसेज सच एज न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्री साइकिल देती है, देन प्राइमरी प्रोडक्शन, सॉइल फॉर्मेशन देती है, उसके बाद हैबिटेट प्रोविजन, हैबिटेट प्रोवाइड करती है, एंड द पोलिनेशन, मेंटेन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ओके, सो पोलिनेशन भी होता है यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम। सो पोलिनेशन जो है वो रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स के अंदर देखा है वो वाला। ओके, मेंटेन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, सो जो फर्स्ट सर्विस है उसे हम बोलेंगे यहाँ पर सपोर्टिंग सर्विस। ओके, सो ये हो गई सपोर्टिंग सर्विस। उसके बाद है सेकंड प्रोविजनिंग सर्विस। सो प्रोविजनिंग सर्विस में क्या है, इंक्लूड्स फूड, इंक्लूड सी फूड्स, रॉ मटेरियल्स, इंक्लूड्स द टिम्बर। ओके, सो जो टिम्बर जो है उसको हम जो यहाँ पर यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए उसे हम बोलेंगे टिम्बर, ऐसे ट्री को। उसके बाद स्किन, उसके बाद फ्लूइल। ओके, सो फ्लूइल उसके बाद यहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल वुड। ओके, सो जो वुड जो है वो फ्यूल की तरह हम उसको यूज़ करते हैं फ्यूल बर्निंग के लिए। द जेनेटिक रिसोर्सेज लाइक द इंक्लूडिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक रिसोर्सेज जिसमें जो क्रॉप है वो इम्प्रूव होती है बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम उस क्रॉप को इम्प्रूव करता है, ओके, जीन्स को, एंड हेल्थी केयर उसकी लेता है। वाटर मेडिसिनल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द टेस्ट एंड द एसे ऑर्गेनिज्म, एंड द ऑर्नामेंटल रिसोर्सेज, ऑर्नामेंटल मीन्स जो हमें जो सौंदर्य प्रसाधन उसको बोलते हैं, मीन्स जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, वैसे ऑर्नामेंटल रिसोर्सेज जो है या फिर फर्स है, उसके बाद फेदर्स जो है, उसके बाद एवोरी है, एंड ऑर्चिड्स एंड द बटरफ्लाइज, ये जो है सो ये क्या है, प्रोविजनिंग सर्विस के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट सपोर्टिंग सर्विस, उसके बाद है प्रोविजनिंग सर्विस, ये दो सर्विस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेटिंग सर्विस। इट इंक्लूड द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, प्रेडेशन, रेगुलेट्स प्रे पॉपुलेशन। सो प्रे एंड द प्रेडेशन, जो प्रे होता है मीन्स जो प्रे है जिस पर जो है प्रेडेशन। ओके, सो प्रेडेटर क्या करता है, प्रे के ऊपर फीड करता है, उसे हम बोलेंगे प्रे मीन्स जिस पर जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसको खाता है उसे हम बोलेंगे प्रे, एंड द प्रेडेटर मीन्स जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म, ओके, उसको बोलेंगे प्रेडेशन। ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन है। ओके, सो प्रे पॉपुलेशन, सो प्रे जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, रेगुलेटिंग सर्विस, यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। द वेस्ट डिकम्पोजिशन, वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, एंड द डिटॉक्सिफिकेशन, यहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। एंड देन प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिफाई भी किया जाता है ऑफ वाटर एंड द एयर, एंड द पेस्ट कंट्रोल। सो पेस्ट जो होते हैं मीन्स जो यहाँ पर हम पेस्ट बोलेंगे उसको, सो उसको भी ये क्या करेगा, यहाँ पर कंट्रोल करेगा। सो ये जो इकोसिस्टम की सर्विस है उसे हम बोलेंगे रेगुलेटिंग सर्विस। ओके, सो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफाई होगा वाटर एंड एयर, एंड द पेस्ट जो है वो कंट्रोल होंगे। ये है रेगुलेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो फोर्थ है वो है कल्चरल सर्विस। ओके, सो कल्चरल सर्विस के अंदर क्या होता है, इंक्लूड द कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड द हिस्टोरिकल रेस्ट्रेशनल एक्सपीरियंसेस। ओके, सो ये क्या हो गया, कल्चरल सर्विस के बारे में। साइंस एंड द एजुकेशन, सो साइंस एंड एजुकेशन एंड द थेरेप्यूटिक्स इंक्लूडिंग एनिमल असिस्टेड थेरेपी। सो एनिमल से रिलेटेड जो थेरी है, असिस्टेड
यहाँ पर जो है वो कल्चरल सर्विस भी जो प्रोड्यूस करता है वो करता है इकोसिस्टम। तो यहाँ पर 4 सर्विस हमने देखी जो इकोसिस्टम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है फॉलोइंग आर द मेन इकोलॉजिकल सर्विस। इकोलॉजिकल सर्विस है फॉलोइंग मेन। सो फर्स्ट में इसमें है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन O2 ओके आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम जो है उस प्रोड्यूस जो सर्विस है उसको जो प्रोड्यूस करता है मीन्स प्रोवाइडेड करता है, जैसे कि जिसमें कौन से इंपॉर्टेंट फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो मीन्स यहाँ पर हम बोलेंगे उसकी जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट को ऑब्जर्व करता है और यहाँ से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है अर्थ का, सो उसे हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग ओके। सो यहाँ पर वो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर फिक्स करेगा एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। सो ये जो है वो इंपॉर्टेंट सर्विस है इकोलॉजिकल सर्विस के अंदर ओके। देन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ द फोटो ऑटोट्रॉप्स सीक्वेंस कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल हम उसको लेते हैं और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर पड़ता है, सो फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एंड रिलीज ऑक्सीजन। सो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है तो फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन ओके। सो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट। सो फोटोसिंथेसिस के अंदर हम उसको देखेंगे। सो नॉट ओनली द प्यूरिफाइज एयर बट आल्सो यूज फॉर द रेस्पिरेशन बाय द ऑल एरोबेस। एरोब्स मीन्स एरोबिक एनिमल्स, जो एनिमल जो है वो मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज करता है उसे हम बोलेंगे एरोबिक, एंड दूसरा होता है अएरोबिक नॉन एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। सो जो ऑक्सीजन है वो बाहर गिरता है तो सिर्फ वो एयर को प्यूरिफाई नहीं करता, और उसके साथ साथ जो एनिमल है जो जिसको एयर लगती है ऑक्सीजन लगता है रेस्पिरेशन के लिए उसको भी वो हेल्प करता है। उसके बाद है पोलिनेशन। सो पोलिनेशन हमें पता है ब्राउट मीन्स होता है अबाउट बाय वाइंड वाटर। सो हमें पता है वाइंड से अगर पोलिनेशन होगा तो हम क्या कहेंगे एनिमोफिली, वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली एंड अदर बायोटिक एजेंसीज। सो पोलिनेशन भी कौन यहाँ पर लेता है मीन्स किसी की मदद से होता है तो इकोसिस्टम के मीन्स इकोलॉजिकल ये सर्विस है ये ओके। एंड इज आल्सो एन द इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस बिकॉज अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स की जनरेशन आगे कैसे बढ़ेंगी। सो इम्पॉर्टेंट तो है विदाउट विच देयर विल बी द नो क्रॉप्स एंड द नो फ्रूट्स। तो यहाँ पर क्रॉप्स भी नहीं रहेंगे और यहाँ पर फ्रूट्स भी नहीं रहेंगे। सो इकोसिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन थ्रू द वैल्यू ऑफ ऑल सच अ सर्विस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। सो इसकी जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना जो बहुत डिफिकल्ट है। इट सीम्स रीजनेबल है ओके एंड टू थिंक दैट द बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी द हेफ्टी प्राइस टैग। सो अब है न्यूट्रिएंट साइकिल इन इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट की साइकिल कैसी होती है इकोसिस्टम के अंदर। सो फर्स्ट साइकिल है कार्बन साइकिल, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कार्बन साइकिल। सो कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओके। सो 49% जो वहाँ पर कार्बन होता है। सो आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ग्लोबल कार्बन 71% इज फाउंड इन द डिजॉल्व इन ओशन। सो ओशन के अंदर कितना फाउंड होता है 71% एंड दस द ओशन इज द रिजर्वियर ऑफ द कार्बन। हम उसको बोलेंगे रिजर्वियर ऑफ कार्बन जिसमें जो कार्बन है वो रिजर्व रहता है ओशन के अंदर बिकॉज 71% यहाँ पर वो हाईली अमाउंट में यहाँ पर है ओशन के अंदर। द कार्बन साइकिल इज अ वेरी सिंपल की इवेंट हियर आर द कॉम्प्लीमेंटरी रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस। कैसे कॉम्प्लीमेंटरी रिएक्शन होते हैं यहाँ पर ओके। सो कार्बन साइकिल के अंदर कैसे होते हैं रेस्पिरेशन टेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ले जाते हैं ऑक्सीजन एंड रिलीज। सो ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है रिलीज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड द एनर्जी। सो रेस्पिरेशन टेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन को टेक करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी को रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स द कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को टेक करता है एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस टेक एनर्जी फ्रॉम द सन स्टोर इट इन द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म bonds and the carbohydrate while the respiration release the energy। so इस तरह से photosynthesis and the respiration ये क्या है opposite reactions है okay। on land and the water plants take the carbon dioxide and convert into the carbohydrate। so plant क्या करेंगे carbon dioxide को लेंगे और उसको carbohydrate में convert करेंगे। so simply plant क्या करेंगे what means carbon dioxide को take करेंगे and convert into carbohydrate through the photosynthesis because plant के अंदर photosynthesis process होती है and thus carbon into the plants now has 3 possible fates okay fats जैसे कि it can be liberate to the atmosphere में liberate हो सकता है by the plants through the respiration and it can consume by the animal or it can remain as it is where the plant bodies।
प्लांट डाइज, व्हेन द प्लांट डाइज। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट वो रिलीज कर सकता है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके बाद वो एनिमल कंज्यूम कर सकता है, मीन्स उस प्लांट को अगर किसी ऑर्गेनिज्म में खा गया, मीन्स एनिमल्स ने उसको अगर ईट कर लिया तो वो उसको जाएगा, मीन्स वो कंज्यूम कर लेगा। और तीसरी बात ये है कि वो डेड, मीन्स जहाँ रिमेन एज इट इज व्हेन द प्लांट डाइज। सो प्लांट डाइज होने तक भी वो बॉडी के अंदर रहेगा प्लांट्स के। सो यहाँ पर 3 पोजिशन, मीन्स यहाँ पर 3 सिचुएशन है। सो ह्यूमन्स हैव द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कार्बन साइकिल। ह्यूमन का जो है वो यहाँ पर ग्रेट इम्पैक्ट है, ओके, बिकॉज व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल। बिकॉज ह्यूमन का कैसा इम्पैक्ट है, ग्रेट, बिकॉज हमने जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया, सो वी रिलीज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रेट इम्पैक्ट किसका है, तो ह्यूमंस का है, बिकॉज ह्यूमन क्या करता है, फॉसिल फ्यूल को क्या करता है, बर्न करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर हम कार्बन साइकिल को देखेंगे। सो ये कार्बन साइकिल। सो फर्स्ट होता है सनलाइट, देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो डीके होता है, उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो काऊ होते हैं वो उस पर फिट करते हैं, वो उनके अंदर चला जाएगा, ओके। ये जब डेड होंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन रेस्पायरेशन है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, CO2 वो क्या करता है, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर उसको क्या करता है, उसको फिक्स करता है, ओके। एंड जो डेड ऑर्गेनिज्म है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वो कहाँ पर जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। एंड जो फॉसिल फ्यूल्स है वो किस में हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन यूजेस के अंदर, मीन्स जहाँ पर ये 4 व्हीलर है उसमें हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। देन वेजिटेशन ऑफ द प्लांट रेस्पायरेशन, ओके। देन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, ऑटोमोटिव इमिशंस। यहाँ पर जो है, यहाँ पर फैक्ट्रीज है, उससे जो इमिशन निकलता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होता है, फिर प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एंड वो अगेन यहाँ पर क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं, फ्यूल बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल। एंड अगेन वो फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है, अगेन वो एटमॉस्फेयर में जाता है, अगेन वो प्लांट के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इस तरह से जो साइकिल चलते हैं उसे हम बोलेंगे कार्बन साइकिल। उसके बाद जो लास्ट है वो है फॉस्फोरस साइकिल, ओके। द फॉस्फोरस साइकिल इज द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट साइकिल ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम में ऑपरेट होने के लिए बहुत ही सिंपल है देन द अदर इकोसिस्टम और अदर साइकिल्स। देन द हेवी मॉलिक्यूल्स नेवर गोज टू द एटमॉस्फेयर। सो हेवी मॉलिक्यूल जो वो एटमॉस्फेयर के ऊपर मीन्स अंदर जाएंगे नहीं। इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाएंगे, डिजॉल्व इन वाटर हो जाएंगे, बिकॉज वो हेवी है, और इन द फॉर्म द रॉक, नहीं तो रॉक बन जाएगी बिकॉज वो हेवी है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर वो इसमें फ्लो नहीं हो सकते, ओके। सो व्हेन रॉक विद द फॉस्फेट इज एक्सपोज टू वाटर, जब जो जिसमें जो रॉक है उसमें फॉस्फेट है, ऐसा रॉक जो है वाटर के एक्सपोज कॉन्टेक्ट में आ जाता है, स्पेशली वाटर विद लिटल एसिड इन इट। सो ऐसे वाटर के अंदर जिसमें थोड़ा एसिड हो, द रॉक गेट्स वेदर्ड एंड गोज इनटू सॉल्यूशन। तो वो जो है जिस रॉक में जो फॉस्फेट है, ऐसा रॉक जो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। देन द फॉस्फोरस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। सो डीएनए एंड आरएनए का जो है फॉस्फोरस जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, हमने 4th चैप्टर में देखा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें जो डीएनए है वो फॉस्फेटिक एसिड था, उसमें फॉस्फेट ग्रुप था, ओके। सो फॉस्फेरिक एसिड था, H3PO4, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। सो फॉस्फोरस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट है डीएनए एंड आरएनए, मींस डीऑक्सीराइबो एंड आरएनए जो है यहाँ पर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड है, उसका जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेजर कंस्टिट्यूएंट है ऑफ द कोर्स ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस जो है वो ऑल ऑर्गेनिज्म को नीडेबल है, मीन्स उसको गरज उसकी लगती है, उसकी नीड है। देन ऑटोट्रॉफ्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स टेक द फॉस्फोरस फ्रॉम द फॉस्फेट एज रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। सो सॉइल के अंदर से क्या होता है, रूट जो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉस्फोरस। रूट्स किसके होते हैं, प्लांट्स के। प्लांट्स के कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बिकॉज वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हेटरोट्रॉफ्स मीन्स एनिमल्स ऑब्टेन देयर फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स एज दे ईट फूड। सो जिस प्लांट को ये खाएंगे वो प्लांट के अंदर फॉस्फोरस होगा, और फॉस्फोरस वो डायरेक्टली इसके बॉडी मीन्स जो एनिमल है उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। इस तरह से जो एनिमल है उसको भी फॉस्फोरस की जो इंपॉर्टेंस है, और जो प्लांट्स है उसको भी फॉस्फोरस की यहाँ पर नीड है। सो यहाँ पर फॉस्फोरस साइकिल है, ओके। सो फॉस्फोरस साइकिल यहाँ पर कहा है, फॉस्फोरस जो है वो हेवी मटेरियल है, मीन्स वो जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जा नहीं सकता, तो वो क्या होगा, फिर
जो सॉइल के जहाँ पर वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ऐसे वाटर के जिसमें थोड़ा एसिड हो, और वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, और वो सॉइल में चला जाएगा, सॉइल के अंदर वो बाद में वो प्लांट लेगा और प्लांट से वो अदर एनिमल लेंगे। सो इस तरह से जो यहाँ पर जो फॉस्फेट साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल, वो चलेंगी। द माइनिंग ऑफ द फॉस्फेट, जहाँ पर माइनिंग की जाती है फॉस्फेट की, फॉस्फेट को ढूंढा जाता है। ओके, एंड इट्स यूज एज फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर एज यूज हम उसको करते हैं, फर्टिलाइजर्स। सो जमीन को खोद कर हम उसको फॉस्फेट को निकालते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजर का काम करता है, पेड़ों को जो यहाँ पर फर्टिलाइज करता है वो। सो ये कैसा होगा, फॉस्फोरस साइकिल को ये एक्सेलरेट करेगा। ओके, सो यहाँ पर वो यहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो साइकिल का यूज साइकिल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या पहले बताया था, रॉक थे ये। ओके, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर के अंदर जा नहीं सकते, हेवी है। जब एसिड आएगा, मीन्स रेन आएगा, रेन के साथ क्या होगा, थोड़ा एसिड होगा। जब ये इस पर चला जाएगा तो ये इस जो पत्थर है उसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये सोल्यूशन जो है वो कौन लेगा, तो जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग लेगा, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स जो प्लांट्स है वो लेंगे। और जो प्लांट्स कौन खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे। सो इस तरह से जो क्या होगा, वो फॉस्फेट होगा, वो सॉइल के अंदर, सॉइल से वाटर के अंदर, वाटर से वो एनिमल के प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे, और प्लांट्स के अंदर से वो एनिमल के अंदर चले जाएंगे। सो फॉस्फेट इज सोल्यूशन। देन डेट्रिटस सेटिंग टू बॉटम, जो डेट्रिटस होते हैं, और उसके बाद जो सेडिमेंटेशन होता है, यहाँ पर न्यू रॉक जो है बन जाता है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या होगा, तो फॉस्फोरस होगा। सो फॉस्फेट इन सॉइल, यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस है। उसके बाद डिकम्पोजर्स है। ओके, सो डिकम्पोजर्स ये एनिमल्स है। सो इस तरह से फॉस्फोरस जो साइकिल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होता है। सो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ओके, सो इंस्टाग्राम पर आप मुझे क्वेश्चन यहाँ पर आप भेजो, मैं उसका जो है डेफिनेटली उसका आंसर निकालने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको 100% उसका आंसर दूंगा। सो आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। अपने जो टेलीग्राम है उस पर भी आप उसको पूछ सकते हो। ओके, सो ये हो गया अपना 14 चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।